Disorders of the excretory system. Malfunctioning of kidney can lead to accumulation of urea in blood. Causes uremia. अगर हमारी किडनी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, किडनी क्या करती है, यूरिया का एक्सक्रीशन करती है, लेकिन अगर किडनी में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, किडनी की माल फंक्शनिंग हो जाए, तो वो यूरिया एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। मतलब वो जो यूरिया है वो ब्लड में ही रह जाएगा, जिस बीमारी को हम यूरेमिया बोलते हैं। मिया मतलब कि ब्लड, एंड यूरेमिया इज रिलेटेड टू यूरिया इन ब्लड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जिससे कि हमारी किडनी टोटली फेल भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स में जिसको यूरेमिया हो रहा है, उस केस में हमें हीमोडायलिसिस कराने की नीड पड़ती है। हीमोडायलिसिस मतलब कि इस यूरिया को एक्सक्रीट आउट किया जाता है ब्लड से बाहर। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक पर्सन को लेटाया जाता है, यहाँ पे एक चैम्बर होता है जिसको हम बोलते हैं डायलाइसिस यूनिट। यहाँ पे एक सेलोफेन ट्यूब होती है जो कि पोरस होती है, जिसमें पोर्स होते हैं, जिससे कि यूरिया का एक्सचेंज होता है इस टाइप से। फिर क्या होता है, एक कन्वीनियंट आर्टरी से, कन्वीनियंट मतलब कि एक ऐसी आर्टरी से जिससे ब्लड निकाला जा सकता है। सो इसकी एक आर्टरी से यहाँ पर ब्लड निकाला जाता है, इस सेलोफेन ट्यूब में डाला जाता है। सेलोफेन ट्यूब के चारों तरफ यहाँ पे ये सराउंडेड होता है बाय अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। हमारे जैसा ब्लड में प्लाज्मा होता है, वैसे ही सेम प्लाज्मा यहाँ पर होता है। इस प्लाज्मा में ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, वाटर है, बट यूरिया नहीं है। लेकिन यहाँ से जो ब्लड आया है, जिस पेशेंट को यूरेमिया था, इस ब्लड में यूरिया है, इसमें प्लाज्मा भी है, यानी कि इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड सारी चीज़ें हैं जो कि इस प्लाज्मा में है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से मूवमेंट होगा यूरिया का। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये प्लाज्मा है, मतलब कि इसमें यूरिया नहीं है, इसमें यूरिया है। यहाँ पे जो फ्लूइड आएगा ये वाला, इसमें तो क्या है, इसमें यूरिया है, बट इस यहाँ पर यूरिया नहीं है। तो क्या होगा, ये जो यूरिया है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा। जो यूरिया जो इस सेलोफेन ट्यूब में है, ये यूरिया बाहर निकल जाएगा यहाँ पे इस प्लाज्मा में। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सिर्फ यूरिया क्यों बाहर निकल रहा है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि बाकी चीज़ें यहाँ पे आइसोटोनिक है। ग्लूकोज ब्लड में भी है, ग्लूकोज प्लाज्मा में भी है, प्रोटीन्स भी ब्लड में है, ब्लड के प्लाज्मा में, यहाँ पर भी प्लाज्मा है, यानी कि बाकी सारी चीज़ें सेम है। जो प्लाज्मा में है वही इस ब्लड के प्लाज्मा में है। बस क्या है, यहाँ पे यूरिया जो कि प्लाज्मा में नहीं है, लेकिन इस ब्लड में यूरिया है, इसलिए यहाँ पे यूरिया का एक्सक्रीशन हो जाता है यहाँ पे इन पोर्स के थ्रू। फिर एक तरफ से तो ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड आया, फिर एक तरफ से ये साफ होता होता फिर एक तरफ से इस ब्लड को वापस हम एक वेन्स के थ्रू डाल देते हैं। तो इसी एक प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, द ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ब्लड इज ड्रेन्ड, अच्छा ये हो गया, हाँ, जो ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग अ एंटीकोएगुलेंट लाइक हिपैरिन। देखो, अब हमने किसी पर्सन की आर्टरी से ब्लड को निकाल दिया, लेकिन हमें पता है जब हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आ जाता है तो उसमें हिपैरिन इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से कोएगुलेशन होने लगता है, ब्लड का खुरंट जमने लगता है। तो ब्लड जमने लगता है हमारी बॉडी से निकलने के बाहर। तो अगर हम किसी की आर्टरी से, किसी पर्सन की आर्टरी से ब्लड को निकालेंगे तो उसमें हिपैरिन इनएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वो जमने लगेगा, फिर तो हम ये सारा प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से इस प्रोसेस में हम एंटीकोएगुलेंट यानी कि हिपैरिन को डाला जाता है पहले। डायलाइसिंग यूनिट डालने से पहले हम उस पर्सन के ब्लड में हिपैरिन डालते हैं, ताकि वो बाहर आने के बाद हिपैरिन इनएक्टिवेट ना रहे, इसलिए हम दोबारा से दूसरा हिपैरिन डाल देते हैं ताकि वो ब्लड जमे ना। फिर इस यूनिट कंटेन्स अ कोइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडिंग बाय अ फ्लूइड, जिसको हम डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। और सेलोफेन ट्यूब क्या होती है, पोरस होती है, जिसके थ्रू यूरिया का एक्सचेंज होता है। अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एबसेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, तो इसलिए फ्रीली मूव आउट हो जाते हैं थ्रू डिफ्यूजन, द बाय क्लियरिंग द ब्लड साफ हो जाता है। इस साफ हुए ब्लड को हम वापस से डाल देते हैं बॉडी में थ्रू अ वेन्स। निकाला किस में से था, आर्टरी से,
डालते किस में, वेन्स में। क्यों आर्टरी से निकाला, क्यों वेन से नहीं निकाला? क्योंकि देखो ये एक पर्सन है, यहाँ पे डायलाइजिंग चैम्बर है। अगर हमें इसकी दो ऑप्शन है, या तो इसकी आर्टरी से ब्लड निकालो या इसकी वेन से निकालो। सो क्या होता है, आर्टरी में ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छा होता है, वेन्स में ब्लड फ्लो इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से इसे निकलता रहे और जल्दी जल्दी से वापस से जाता रहे, तो इसलिए यहाँ पे हम आर्टरी से निकालते हैं, ताकि वो एक यूनिक फ्लो बना रहे, ताकि जल्दी से निकल के जल्दी से वो आगे की तरफ मूव किया जाए। वेन्स में क्या होता है, वो धीरे 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 जा रहा है, तो इसलिए वो जल्दी से आगे की तरफ को मूवमेंट हो और फास्टली मूवमेंट हो, इसलिए हम आर्टरी का यूज़ करते हैं। अब आर्टरी से निकाला है इसलिए हम वेन्स में इसको डाल देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, बट अल्टीमेट मेथड तो हमें पता ही है क्या होता है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन अच्छा, यूरेमिया में हम हीमोडायलिसिस क्यों प्रेफर करते हैं रेदर देन किडनी ट्रांसप्लांटेशन? क्योंकि यूरेमिया में धीरे धीरे बीमारी हो रही है, यूरेमिया में ब्लड में यूरिया बढ़ रहा है। तो जब हम चेकअप कराते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरिया धीरे धीरे हमारे ब्लड में बढ़ता जा रहा है, यानी कि जिस किडनी धीरे धीरे फेल होने लग रही है, उस केस में हम हीमोडायलिसिस से काम चला सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर्स होता है, एक्यूट मतलब अचानक से, शॉर्टली, एक्यूट इज इन्वर्सली टू क्रोनिक। जैसे क्रोनिक डिसीज होती है ना, बहुत लंबे टाइम से, बहुत पुरानी, उसी का अपोजिट होता है एक्यूट, मतलब अचानक से अगर किडनी फेल हो गई। हम अ फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर। जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो डोनर की किडनी सबसे पहले तो फंक्शनिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जिससे हम किडनी ले रहे हैं उसकी भी खराब हो। फिर प्रेफर किया जाता है कि हमें एक जो किडनी है वो क्लोज रिलेटिव से लेनी चाहिए। क्यों? तो असर्शन रीज़न का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ताकि जो चांसेस ऑफ रिजेक्शन है वो कम हो सके। अब बाहर का कोई फॉरेन सब्सटेंस हुआ किसी के लिए, किसी डोनर की किडनी, तो उसकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एक्ट ना कर सके, उसके चांसेस ऑफ रिजेक्शन घट सके, इसलिए क्लोज रिलेटिव से किडनी प्रेफर की जाती है। क्योंकि क्लोज रिलेटिव से क्या होता है कि जो टिश्यूज़ के जो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ऑर्गन्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो मैच करते हैं। तो टिश्यूज़ वगैरह सारी चीज़ इसमें देखनी पड़ती है कि सब चीज़ मैच कर रही है नहीं कर रही। देन मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। मतलब आज हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये एक डोनर है एंड दिस इज़ अ रेसिपिएंट, तो इसने डोनर ने इसको रेसिपिएंट को क्या दिया, अपनी किडनी दी। अब इसके लिए तो ये किडनी क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन ऑर्गन है, तो इसके इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ना ले, इसलिए हम यहाँ पर क्या डालते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स डालते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए। तो ये क्या करता है, इसकी इम्यूनिटी इस पर एक्ट नहीं कर पाती है, इसकी वजह से चांसेस ऑफ रिजेक्शन घट जाते हैं। तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम घटाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो क्लोज रिलेटिव से किडनी प्रेफर करो, ताकि सारी टिश्यूज सारी सेल्स मैच करें। फिर क्या, फिर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स उस पेशेंट को दो। एंड ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स है ना, ये लाइफ टाइम खानी पड़ती है, क्योंकि लाइफ टाइम भर भी वो उसके लिए एक फॉरेन ऑर्गन ही रहता है। फिर उसके बाद आते हैं रीनल कैल्कुलाई एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रीनल कैल्कुलाई इज पथरी, किडनी में पथरी हो जाना, स्टोन या फिर इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड्स, जैसे कि ऑक्सलेट्स के मास जम जाना विद इन द किडनी, उसको हम बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन, और ग्लोमेरुलो यानी कि ग्लोमेरुलस, किडनी के ग्लोमेरुलस पार्ट में सूजन हो जाना, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो बस यही 1, 2 और एक यूरेमिया, बस ये 3 ही आपको डिसऑर्डर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ने हैं। हीमोडायलिसिस कैसे होना है, एक उसका प्रोसेस, और किडनी ट्रांसप्लांटेशन में ये 2-3 चीज़ें याद रखें।